तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी कोर्स ए है उसका जो सैम्पल पेपर आया है उसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो मैं विद सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न हैं उसके जो सही आंसर है उसको मैंने येलो कलर में अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके 4 में से जो मल्टीपल चॉइस है उसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं आपके जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उसके भी आंसर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो उससे पहले आपके कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, आप वो ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए पढ़ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उनकी तरफ से। ठीक है, तो सिंपल से हम चलते हैं अपने जो हमारे बड़े बड़े प्रश्न होते हैं उनकी तरफ। तो देखिए बड़े प्रश्न हैं आपके ये वाले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 से आपके बड़े प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे अंडरलाइन मैंने कर रखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि आपको इनके उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न हैं 2-2 मार्क्स के। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि हालदार साहब कैप्टन को देखकर अवाक क्यों रह गए? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखे। यानी कि आपको ये बताना कि हालदार साहब जो थे वो कैप्टन को देखकर अवाक क्यों रह गए थे। तो नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखना है। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों का आंसर एक साथ मैं आपको दिखाऊंगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत जी अपनी पतोहू को उत्सव मनाने क्यों कहते हैं। यानी कि बाल गोविंद भगत जो है वो अपनी पतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कहते हैं। फिर तीसरा है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों किया। और फिर चौथा है फादर कामिल बोल के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते हैं। तो ये जो 4 प्रश्न हैं आपके 2-2 मार्क्स के, इन सभी के आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको लिखने हैं। 2-2 मार्क्स के प्रश्न हैं तो आपको 3 से 4 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन में आंसर लिखना होगा और आपको आपके 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसके 2-2 मार्क्स के 4 जो प्रश्न हैं वो उसके आंसर मैंने आपको दिखा दिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपके 2-2 मार्क्स के और 3 प्रश्न हैं। ये आपकी कविता के आधार पे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव है एक ही है, सिद्ध कीजिए। यानी कि एक तो कविता है मनुष्यता और एक चैप्टर है आपका अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाला। इन दोनों के पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, सिद्ध कीजिए ये कैसे है। दूसरा है अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़ी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। और तीसरा है धनुष भंग करने वाली सभा में एकत्रित जन हाय हाय क्यों पुकारने लगे थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर विचार करना है। तो ये जो तीनों प्रश्न हैं आपके, इन सभी का आंसर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं आपके वो आपकी जो कविताएं हैं उनके आधार पे लिए गए हैं। और कविताओं का आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी मतलब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इन तीनों का आंसर किस तरह से लिखना है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको इन तीनों का आंसर लिखना है। तो 3 से या 4 लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन में आप आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा कि आपके कविता के आधार पे 3 प्रश्न 2-2 मार्क्स के पूछे गए थे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब 13 में क्या है आपके 2 प्रश्न हैं, सॉरी हैं तो 3 प्रश्न लेकिन आपको करने कोई 2 हैं। ठीक है, जो कि आपके 3-3 मार्क्स के हैं। तो देखिए पहला प्रश्न माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि तत्कालीन व वर्तमान समय में बच्चों की खेल सामग्रियों में क्या परिवर्तन आए हैं। बच्चों के खेल में हुए परिवर्तनों का उनके मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है। दूसरा है सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती, स्पष्ट करना है। ठीक है, और फिर तीसरा प्रश्न है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का
ना होना वरदान है, ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका है? तो इन 3 प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से लिखने हैं। तो 3-3 मार्क्स के प्रश्न हैं, तो आपको कम से कम 7 से 8 लाइनों में लिखने हैं, यानी कि जो आपका 1 पेज होता है एग्ज़ाम वाला, उसको आपको भर देना है 3 नंबर के 1 प्रश्न से, ठीक है? तो आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जो आपका 3-3 मार्क्स के प्रश्न है चैप्टर के आधार पे, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा, और आंसर किस तरह से लिखना है वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब चलते हैं हमारा जो सेक्शन आता है व्याकरण वाला, ठीक है। तो व्याकरण वाले सेक्शन में चलते हैं। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर, वो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा मतलब इसी का है, पाठ्य पुस्तक वाला ही है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। अब ये देखिए आपके चैप्टर से लिया गया है, एक जैसे अनसीन पैसेज होता है उसी की तरह, लेकिन ये आपका चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा है? तो लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु इसलिए कहा है क्योंकि वे सच्चे साधुओं जैसे ही उत्तम विचार रखते थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? तो जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, ये लोगों के व्यवहार के आश्चर्य का विषय था, ठीक है। तीसरा, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे, क्यों? क्योंकि वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए वे कबीर के जो आचार थे उस पर चलते थे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट करते थे? उसे वे सर्वप्रथम कबीरपंथी मठों में भेंट करते थे। 5वां है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब जी की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? तो साहब से आशय है हमारा कबीर जी से, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये बाल गोविंद भगत वाला जो आपका पैसेज है उससे संबंधित जो प्रश्न है उसके आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपके सही विकल्प चुनने हैं। तो देखिए, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? तो नेताजी के चश्मे में कहानी में कैप्टन चश्मे बेचने वाला हुआ करता था, ठीक है। फिर है, फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम किस प्रसंग से प्रकट होता है? तो उन्होंने प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था, इस प्रसंग से प्रकट होता है कि वो हिंदी से प्रेम करते थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी आपके एक पद्यांश है यानी कि कविता दी हुई है, उसी के आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आपकी कविता है ये वाली। अब आंसर देखिए, गोपियों ने अपनी तुलना हादिल के पक्षी से क्यों की है? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति वे अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण उनसे बिछड़ गई हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो नंद नंदन विशेषण भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग किया गया है। तीसरा है, गोपियाँ किससे व्याधि कर रही हैं? तो गोपियाँ उद्धव के योग और ज्ञान को व्याधि कर रही हैं, ठीक है। फिर चौथा है, गोपियों का योग साधना कैसी लगती है? तो गोपियों को योग साधना ककड़ी के समान लगती है। और 5वां है, गोपियाँ योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं? तो गोपियाँ योग का संदेश उनके लिए उपयुक्त समझती है जिनका मन स्थिर नहीं है, ठीक है। फिर वहीं हमारा 10वां प्रश्न आता है। उससे पहले 9वें प्रश्न के जितने भी आंसर हैं एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। पद्यांश वाला है यानी कविता वाले हैं, तो ये आपका जो श्री कृष्ण वाला चैप्टर है उद्धव माधव वाला उसी से लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें 2 प्रश्न हैं आपके। 2 प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि क्रोधित हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? क्योंकि लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर उन्होंने उनका वध नहीं किया, ठीक है। फिर है, कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया? तो कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन वस्त्र और आभूषणों को कहा गया है, ठीक है। तो ये हुआ अब तक का 10वां प्रश्न। तो इस तरह से आपका जो लिटरेचर वाला पार्ट होता है यानी कि पाठ्य पुस्तक वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा जो व्याकरण वाला पार्ट होता है उसकी तरफ, और व्याकरण में आपके किस किस तरह से प्रश्न आए हुए हैं वो आपको बताता हूँ, और कैसे उनका आंसर सही कौन से हैं और किस तरह से आपको आंसर लिखने चाहिए थे, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें, ठीक है। तो देखिए, यह है व्यावहारिक व्याकरण।
तो देखिए निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए, यानी कि 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि हर्षित बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद है संयुक्त, क्योंकि हर्षित बहुत विनम्र भी है और वह सम्मान भी प्राप्त करते हैं। जहाँ पे और आ गया तो मतलब वहाँ पे वाक्य जुड़ रहा है, तो उससे कहते हैं संयुक्त वाक्य। दूसरा है निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है, तो ये है मिश्रित वाक्य, क्योंकि देखिए जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, यानी कि ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप परिश्रमी होंगे तभी आप अवश्य सफल बनेंगे, ठीक है, इसलिए। उसके बाद है 3 कि प्रयास बाजार गया है, वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य के रूप में तो सिंपल सी बात है, प्रयास सेब लाया जब वह बाजार गया, या प्रयास बाजार गया तब वह सेब लाया, ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथा है जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य का भेद है, ठीक है। फिर 5वां है निम्नलिखित में से सरल वाक्य क्या है, तो सरल वाक्य है प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणों में चमक उठी, तो ये है। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से आपके 5 में से 4 प्रश्न करने हैं, उसके आंसर मैंने आपको दिखा दिए। आई होप आप समझ भी गए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें आपके 5 में से कोई 4 आंसर करने हैं। तो देखिए पहला है इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, यानी कि कर्तव्यवाच्य, यानी कि वो अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। दूसरा है हम इसे खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। उपयुक्त वाक्य के भाववाच्य में बदलिए, यानी कि हम में से इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, तो इस तरह से इसका आंसर है। फिर तीसरा है सुमन जल्दी नहीं उठी। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए, तो भाववाच्य में बदलने के लिए सुमन से जल्दी नहीं उठा गया। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों में से कृत्यवाच्य वाला वाक्य छांटिए। तो कृत्यवाच्य वाला है कि नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, ये होता कृत्यवाच्य। फिर पाँचवें निम्नलिखित में से कौन सा भाव वाच्य का सही विकल्प नहीं है, तो वाच्य का सही विकल्प हमें धोखा दिया जा रहा है, तीसरा सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 4 प्रश्न देखे थे आपके मल्टीपल चॉइस वाले। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। इस 5 में भी आपके 5 प्रश्न हैं। तो देखिए इसमें 5 प्रश्न कैसे कि सूरदास ने सूरसागर की रचना की। रेखांकित पद का परिचय क्या है, तो रेखांकित पद का परिचय है व्यक्तिगत संज्ञा है, इसमें एक वचन है, ये पुल्लिंग है और इसमें कर्ता कारक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है वह नित्य घूमने जाता है। रेखांकित पद का परिचय क्या है, तो वो एक अव्यय है, वो एक कालवाचक क्रिया, ये एक विशेषण है, वो घूमने जाता है, ये क्रिया की विशेषता है। फिर तीसरा है तालाब में कमल खिलते हैं। रेखांकित पद का परिचय आक्रामक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, ठीक है, वर्तमान काल है और कृतवाच्य है, ये तीनों हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। रेखांकित पद का परिचय बताइए, तो गुणवाचक विशेषण है, इसमें बहुवचन है, पुल्लिंग है, फूल एक विशेष्य का विशेषण है। फिर 5वें प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, रेखांकित पद का परिचय बताइए, तो ये है मध्यम पुरुष सर्वनाम है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, एक वचन और कर्म कारक है, क्योंकि प्रधानाचार्य तो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से 5 में से किन्हीं 4 का आंसर देना 1-1 मार्क्स के, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके जो रस है उससे संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 5 का आंसर देना है। तो देखिए पहला कि भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है, तो वो होती है भयानक रस की। उसके बाद है दूसरा है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। उसके बाद तीसरा है तनकर भला यूँ भोला उठा। तनकर भला यूँ भोला उठा, ये पूरा दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस क्या है, तो वो रस है वीर रस, ठीक है। अब चौथे 5वें की आंसर की बात करते हैं प्रश्नों की, तो यह है कि किस रस को सराज भी कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और 5वां है कि विवश का स्थायी भाव क्या है, तो विवश का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो व्याकरण वाला पार्ट होता है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो अनसीन पैसेज वाला पार्ट होता है। तो देखिए इसमें आपका क्या है कि अपठित गद्यांश है, इसमें आपके 10 मार्क्स का पहला प्रश्न होता है,
तो ये आपका अपघटित गद्यांश दिया हुआ है यहाँ पे। मल्टीपल चॉइस वाले यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रश्न उनके आंसर उनके जो आंसर हैं वो मैंने यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आपका जो अनसीन पैसेज है उसके आंसर जो है उसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप सीबीएसई की साइट से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके भी इसे ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी इसी तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हैं इन सभी के आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर अथवा में गद्यांश 2 दिया हुआ है, इसके भी आंसर यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। तो अंडरलाइन करना अच्छी बात होती है ताकि आपको जैसे ही आप वीडियो को देखें तो जो येलो कलर में अंडरलाइन है आपको पता चले हाँ भाई मेरा यही आंसर है, ठीक है, इसलिए मैंने इन्हें अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद गद्यांश दूसरा है, मतलब गद्यांश तो 2 ही होते हैं लेकिन 5-5 मार्क्स के होते हैं। अब ये आता है आपका 5 नंबर का पद्यांश यानी कविता वाला। तो देख सकते हैं ये आपकी कविता दी हुई है, 1-1 मार्क्स के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हैं आपके 1-1 मार्क्स के 5 प्रश्न, पहला, दूसरा और उसके बाद ये तीसरा, चौथा है। तो ये सभी प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से आ रहे हैं और इनका किस तरह से आंसर लिखना चाहिए था, ठीक है। सैम्पल पेपर है बेसिकली, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आने वाले आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से उत्तीर्ण हो सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है मतलब कि उसी दूसरे का अथवा वाला प्रश्न है जिसमें आपके 5 प्रश्न हैं। तो पाँचों के आंसर किस तरह से लिखने देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर इस तरह से आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है और उसके बाद हमारा व्यावहारिक व्याकरण यहाँ पे चालू हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम चलते हैं, हमारा जो एक लास्ट टॉपिक बचता है ये वाला। तो देखिए एक तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा देखिए एक तो आपको यहाँ पे अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद कह लीजिए निबंध कह लीजिए एक ही है। तो मैं आपको देखिए निबंध और अनुच्छेद दिखाता हूँ कोरोना वायरस के ऊपर। तो कोरोना का संक्रमण, बचाव के उपाय, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। तो सबसे देखिए कोरोना वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो अभी के बारे में आपको कोरोना वायरस के बारे में हर एक चीज़ पता है। कोरोना वायरस है क्या, कहाँ से निकला है, इसके बचाव क्या होते हैं, इसका संक्रमण कैसे होता है, ठीक है, और लॉकडाउन के सकारात्मक क्या क्या प्रभाव हुए हैं। तो ये सभी तो आपको नॉर्मली चीज़ें पता ही हैं। फिर भी मैं आपको एक बार लिख के बता रहा हूँ स्क्रीन पे, जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने खुद लिखा है वर्ड पे जाके। तो इस तरह से अगर आप ये आंसर लिखते हैं तो भी आपको इसमें जो 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है वो पूरे के पूरे 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिखिए, आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। क्योंकि इतना बड़ा लिखेंगे मतलब 5 मार्क्स का 2 पेजों में लिखेंगे आंसर, तो आपको सिंपल सी बात है पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो इस तरह से आप कोरोना वायरस के बारे में एक अनुच्छेद कह लीजिए या एक निबंध कह लीजिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आपके 3 और प्रश्न आते हैं। तो 3 प्रश्नों में क्या है, आपके समाचार हैं, ठीक है। तो सॉरी समाचार कह रहा हूँ मैं आपका, इसमें आपके पत्र वगैरह हैं। तो एक तो पत्र है आपका ये वाला, एक सेकंड मैं दोबारा से दिखाता हूँ। एक तो पत्र है आपका ये वाला कि दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखना है 80 से 100 शब्दों में। और अथवा में दिया हुआ है छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए 80 से 100 शब्दों में लिखकर प्रातःकाल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। वहीं 16 है पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन तैयार करना है। फिर है रोशनी मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन लिखिए। और 17वें में है अपनी छोटी बहन की जन्मदिवस पर उसे एक बधाई संदेश देते हुए संदेश अपने शब्दों में दीजिए। और फिर है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश लिखिए, ठीक है। यानी कि लेटर भी लिखना है आपको, विज्ञापन भी तैयार करना है और एक संदेश भी लिखना है। तो इन सभी के आंसर मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि इन सभी के आंसर तो मैं आपको जो भी दिखाऊंगा वो हमेशा अलग ही हो जाते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपका जो हिंदी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया था वो किस तरह से आया हुआ था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके उनका सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करती रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।